सो हाय एवरीवन। तो आज का टॉपिक होगा कि मेजर रिएक्शन जो कटायंस शो करते हैं वो पता करना, और कार्बोकटायनिक रीअरेंजमेंट कैसा होता है, कैसे होता है, क्या क्या होता है, क्यों होता है और कितने टाइप्स के होता है, वो सब हम आज इस छोटे से वीडियो लेक्चर के थ्रू जानेंगे। ठीक। तो ये लेक्चर नंबर 13 है रिएक्शन मैकेनिज्म सीरीज का, जहाँ पे आज हम मेजरली देखने वाले हैं कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट कैसा होता है। मैं सूर्यांशु शुक्ला पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेसिक से लेकर के एडवांस तक पढ़ाने वाला हूँ, और इस समय चल रही है रिएक्शन मैकेनिज्म की सीरीज, और हम हैं लेक्चर नंबर 13 के ऊपर। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट शो हो रही होगी, उसको जाके क्लिक करना और बेसिक से लेकर के एडवांस तक मेरी रिएक्शन मैकेनिज्म सीखने के लिए तैयार हो जाओ। तो चलो चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले पॉइंट क्या आता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शन सोन बाय कार्बोकटायन, ये हमको देखनी है। ठीक है। तो मेजरली जो हमारे सिलेबस में है, तो दो टाइप की रिएक्शंस हैं हमारे सिलेबस में। पहला है मेरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरा है मेरा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो बेसिकली पहली वाली तो हमने अब तक देख ही ली है थोड़ी बहुत, कि मेरा एक इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है और एक न्यूक्लियोफाइल होता है, और इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को जाकर के अटैक कर देता है। तो ये बेसिक सी रिएक्शन हो जाती है। लेकिन अभी तक हमने एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं देखी है। ये एक सेपरेटली हम एक पूरा पूरा पार्ट पढ़ने वाले, लगभग 10-15 लेक्चर होंगे एलिमिनेशन के ऊपर। डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शन जो एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू शो करती है कार्बोकटायंस, और बहुत सारे बातें करेंगे एलिमिनेशन के ऊपर। ये बेसिक सा एकदम से बस इंसाइट देना है कि एलिमिनेशन रिएक्शन होती कैसी है। तो ये टेम्परेचर 150 डिग्री से जब ज़्यादा होता है तो एक H को लेकर के ये डबल बॉन्ड बन जाता है और H+ रिलीज हो जाता है। तो ये बेसिक रिएक्शन है। अभी एलिमिनेशन रिएक्शन समझ ना नहीं आ रहा होगा क्योंकि इसमें वो हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन हाँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने थोड़े देख रखे हैं। तो इसके लिए ट्यून करना प्लेलिस्ट को, और पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस तक एलिमिनेशन रिएक्शन भी हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो देखते हैं अब कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट होता कैसे है। ठीक। तो यही हमारा टॉपिक है बेसिकली इस पूरे वीडियो लेक्चर का। तो सबसे पहले क्या होता है, कोई अनस्टेबल कार्बोकैटायन बनना। जैसे यहाँ पे 1 डिग्री का कार्बन बना हुआ है, 1 डिग्री के कार्बन के ऊपर कैटायन है। ठीक है। तो ये हाईली अनस्टेबल होगा क्योंकि ये स्टेबलाइज तो कर नहीं पाएगा। अब जो बाजू वाला कार्बन है उस पे देखेंगे कि हम कार्बन के ऊपर पॉजिटिव स्टेबलाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक। तो अगर हम कर सकते होंगे तो क्या करते हैं कि कोई एक ग्रुप, अब ये कौन सा एक ग्रुप है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, तो कोई, लेकिन अभी थोड़ी बाद में, जो R1 है, मान लो अभी के लिए कि मेरा वो ग्रुप है जो यहाँ से शिफ्ट कर दें हम, अगर मतलब यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और इसके ऊपर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, और R1 और जो R2 और R3 है उसको ज़्यादा स्टेबलाइज करेंगे। ठीक है। तो यही होता है मेरा कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट। तो ये ओवरव्यू है, क्या हम टोटली देखने वाले हैं। अब देखते हैं ये होता कैसे है। ठीक। तो क्या होता है कि जब हमारे पास पॉजिटिव चार्ज रहता है बाजू वाले कार्बन के ऊपर, ठीक, बाजू वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या बन गया यहाँ पर, वैकेंट ऑर्बिटल बन गया। तो फिर ये जो R के ऊपर डबल बॉन्ड, मतलब ये डबल सेंटर, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन वाला बॉन्ड है। ठीक। ये क्या होता है, इसके ऊपर इसको स्टेबलाइज करने के लिए एक बार को आता है बनाना बॉन्ड, जैसे तुमने पढ़ा होगा, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बनाता है। ठीक। और क्या होता है, जब ये ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन में देखोगे 3 सेंटर के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं तुम्हारे। ठीक है। फिर क्या होता है, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ना वो R1 लेकर के भाग जाता है इस कार्बन के साथ। जब भी ऐसा होता है तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड जाती है, क्योंकि एक स्टेबलाइज कंपाउंड फॉर्म होता है रेदर देन दिस एंड दिस। ये जो 1 बना है और ये जो 2 बना है उसके कंपैरिजन में 3 ज़्यादा स्टेबल रहता है। तो इसीलिए ये हमारा कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट होता है। अब देखो बात करते हैं ये R1 R2 और R3 क्या होते हैं, और हमें क्या उठाना है। मतलब इन R1 में R2 भी तो जा सकता था, R3 भी जा सकता था, फिर मैंने R1 को क्यों सेलेक्ट किया है, ये सब अब हम देखने वाले हैं। ठीक। तो ये ओवरव्यू था कैसे कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट होता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं सीरीज में। देखो अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट के क्या है, जो जो हमें जानने हैं। तो
कार्बोकैटायनिक सबसे पहले लिखा हुआ है कि इट इज डिफाइंड एज द मोमेंट, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द मोमेंट ऑफ carbocation from an unstable state to a more stable state through the use of various structural reorganizations shift with the help of molecule। तो क्या हुआ है, जब हमने ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन भी देखा था तो क्या हुआ था, वहां पे एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ था। पॉजिटिव चार्ज तो अभी भी कंपाउंड के ऊपर पड़ा हुआ था, लेकिन जो कंपाउंड के ऊपर चार्ज है अब वो एक मोर स्टेबल जगह है और कंपाउंड जो मेरा बना है वो मोर स्टेबल है, ठीक। वंस द कार्बोकैटायन हैज शिफ्टेड ओवर to a different carbon, we can say that there is a structural isomer of initial molecule। तो ये तुमने पढ़ा होगा आइसोमर चैप्टर्स जो पढ़ते हैं, ठीक, उसके अंदर, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसीलिए मैंने लिख दिया है। और अगर ये समझ ना आ रहा हो तो छोड़ दो अभी के लिए और वेट करो मेरे सीरीज के आने तक का, या गूगल कर लो क्या होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर, जहाँ पे मैं पूरी आइसोमरिज्म पढ़ाऊंगा, वो भी सीरीज आने वाली है। अब देखो क्या है कि जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, बिफोर प्रोडक्ट फॉर्मेशन कार्बोकैटायन हैव जनरल टेंडेंसी टू rearrange itself if unstable cation is formed during the reactions। तो जब भी रिएक्शन होता है ना तो 100% रिएक्शन तो कोई भी नहीं होता, मेजर और माइनर की बातें होती हैं। तो जो कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ होगा अनस्टेबल, एक प्रोडक्ट तो उसका होगा भी, ये मना कोई नहीं करता है, लेकिन बात होती है जब भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस की या कोई भी रिएक्शन की, तो मेजर प्रोडक्ट क्या पा रहे हैं हम और कौन सा माइनर प्रोडक्ट पा रहे हैं, इसकी बात होती है हमेशा से। तो यही कह रहा है इस पूरे लाइन में, पूरा ये जो मेरा पॉइंट है कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन से पहले जो कार्बोकैटायन होता है मेरा, वो रीअरेंज करता है अपने आप को एक अनस्टेबल कैटायन से एक स्टेबल कैटायन बनने की तरफ, ठीक है। और ड्यूरिंग कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट नेबरिंग एल्काइल और हाइड्राइड ग्रुप माइग्रेट्स टुवर्ड्स द कैटायन, ठीक। जो मेरा क्या था, या तो R1 जो R2 और R3 था वो मेरा या तो कोई एल्काइल ग्रुप होगा या फिर कोई हैलाइड ग्रुप होगा या फिर कोई हाइड्राइड ग्रुप, मतलब हाइड्राइड मतलब H, ठीक। ये मेरा मूव करता है। और हमेशा देखोगे जो बाजू वाला कार्बन होता है ना, इसको 1 लिख दो, इसको 2 लिख दो, तो यहीं से मेरा शिफ्टिंग होता है, ठीक है, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक, जो कहते हैं। मतलब यहाँ से अगर अल्काइल, ये R1 अगर अल्काइल हुआ और यहाँ पे गया तो क्या कहेंगे, 1 to अल्काइल शिफ्ट, मतलब जो भी अल्काइल बनेगा वो शिफ्ट। या फिर अगर ये R1 जो होगा वो अगर H होगा तो क्या रहेगा, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक, ये कहते हैं। अब मैंने ये तो बात डिस्कस की थी कि जब वो 1-2 माइग्रेशन होता था ट्रांजिशन स्टेट में, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना था। जब मेरा ये मैंने ये ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन दिखाया था तुमको कि 2 इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पर और ये R था, ठीक, ऐसे बनता है 1-2 कार्बन के बीच में। तो यही इस पॉइंट में लिखा है कि जो TS होता है उसमें 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखे होते हैं। ये जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाता हूँ ना जेई एडवांस में बहुत ज़्यादा बार, और इवन जेई मेंस में भी स्टेटमेंट वाइज आ जाता है, नीट में भी स्टेटमेंट वाइज आ जाता है कि TS स्टेट में कार्बोकैटायन, ये ज़्यादा वैसे इतना ब्रीफली पढ़ना चाहिए, एडवांस वाले बच्चों को जरूर इतना ब्रीफली पढ़ना चाहिए जिनको जेई एडवांस होता है कि ड्रीम क्यों नहीं जेई एडवांस क्रैक करना है, क्योंकि सब जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं ना, जेई एडवांस ज़्यादा भारी सवाल नहीं पूछता कि बहुत हार्ड कुछ पूछ लिया, लेकिन बहुत बेसिक और जिन्होंने डेप्थ में ना पढ़ा उनको फंसाने वाले काम करता है। जैसे टीएस का कभी भी उन्होंने क्या पूछ लिया, शेप कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये सब बेसिक चीज़ें तुमको देखनी होती है। और इस कोर्स को कंस्ट्रक्ट करने में मैंने भी कोशिश की है कि सारे बेसिक पॉइंट में उठा लूँ, ठीक। ये बात तो हो गई। अब आते हैं कि वो जो R1 था, मैंने कहा था कि R1 R2 और R3 में भैया ने आपने कहा था कि R1 को मैं उठा के ले जा रहा हूँ, क्या मैं R2 को लेते जाता तो कुछ होता, या R3 को, क्या आपको मन किया तो ना आपने R1 उठा लिया, नहीं भाई ऐसा नहीं होता है। देखो हम कोशिश करते हैं ना जो हमारा कार्बोकैटायन आए, मतलब ये जो 1-2 शिफ्ट हुई यहाँ से, जब एक कार्बोकैटायन यहाँ पे आए तो मोस्ट स्टेबल बने, ठीक है, मोस्ट स्टेबल बने। यही तुम्हारी थ्योरी है, तुम इसको दिमाग में रखो कि ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पॉइंट है
कि जो मेरा कार्बोकेटाइन पहले बना था और यहाँ पे जब वो कार्बोकेटाइन को मैं शिफ्ट करूंगा तो मैं ऐसा कोई ग्रुप हटाऊंगा, ऐसा कोई ग्रुप हटाऊंगा इन R1 R2 और R3 में कि जिसके हटाने पे, जिसको हटाऊं तो वो मेरा कार्बोकेटाइन जो हो वो मोस्ट स्टेबल हो। मतलब अगर यहाँ पे R1 R2 और R3 में R1 सबसे लीस्ट स्टेबल करता है कार्बोकेटाइन को, जो लीस्ट स्टेबल करेगा कार्बोकेटाइन को उसको ही मैं भगा के ले जाता हूँ दूसरी जगह पे, क्योंकि कार्बोकेटाइन को मेरा स्टेबल बनाना ही तो मेरा कार्बोकेटाइनिक रिअरेंजमेंट का पूरा पूरा प्रोसेस का थीम ही यही होता है कि मुझे स्टेबल प्रोडक्ट बनाना है। तो स्टेबिलिटी जो सबसे ज़्यादा देगा वो ग्रुप रह जाते हैं और जो स्टेबिलिटी कम देता है उस ग्रुप को मैं शिफ्ट कर देता हूँ। अब देखो, अब ये जो ऑर्डर आ रहा है वो आ कैसे रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो ऑर्डर को थोड़ा इरेज कर ले, जगह खाली कर लें। ओके, स्किप भी कर सकते हो 10 सेकंड। ओके, अब चलो आते हैं कि ये R1, ये जो ऑर्डर लिखा है वो लिखा कैसे। देखो, अब मान लो कहीं पे पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ था, ओके, और यहाँ पे S लगा हुआ था और यहाँ पे एल्काइल ग्रुप से, कोई भी एल्काइल ग्रुप से, आज मेरा R1 क्या हो गया है, R1 H के बराबर हो गया, ठीक है, जो भी तुम कहो, या H ही लिख देता हूं मैं। अब क्या होता है, R1 को अगर मैं हटाऊंगा, कौन सा ज्यादा तो ग्रुप स्टेबलाइज करेगा, H ज्यादा स्टेबलाइज। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगी, अगर यहाँ पे पॉजिटिव ला दूं मैं, अगर यहाँ पे मैं पॉजिटिव ला दूं और इस सब को हटा देता हूँ, पहले ये सोचते हैं कि इसके ऊपर पॉजिटिव आता है और यहाँ H है, यहाँ पे R2 है, यहाँ पे R3 है, ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन करेगा, तो R2 R3 जो होंगे, इन दोनों के बीच का तो ऑर्डर मुझे पता नहीं क्योंकि मैंने बेसिकली कोई ग्रुप लिया नहीं है, लेकिन इतना तो कह सकता हूँ कि H जो है वो कम स्टेबलाइज करेगा इन कंपैरिजन टू एल्काइल ग्रुप। एनी एल्काइल ग्रुप जो H होगा वो कम स्टेबलाइज करेगा, ठीक। अब ये पहले वाले का तो समझ में आ गया कि सबसे आगे H क्यों रखा गया। अगर H होगा तो हाइड्राइड शिफ्ट सबसे आसान क्यों होती है, क्योंकि सबसे कम स्टेबल ये करता है और जो कंपाउंड्स होंगे वो तो ज़्यादा स्टेबल करेंगे ही करेंगे। स्टेबिलिटी की बात होती है बेसिकली, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कर देगा उसी को, जो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी देगा उनको रख लेते हैं। जो जो स्टेबिलिटी उतनी नहीं प्रोवाइड करता है, लीस्ट जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है उसको हम भगा देते हैं। यही हमारा पूरा थीम है। तो अब तुम लिख लेना कि R1 R2 और R3 में, ये भी एक पॉइंट में जोड़ लेना कि जो कार्बोकटाइन को सबसे कम, कार्बोकटाइन को सबसे कम स्टेबिलिटी देगा वही मेरा क्या होगा, वही मेरा माइग्रेटरी ग्रुप हो जाएगा, वही मेरा माइग्रेटरी ग्रुप हो जाएगा। ओके, तो चलो अब ऐसे ही 3 डिग्री में क्या होता है। अब देखो 3 डिग्री वाले की बात कर लेते हैं, फिर से बोर्ड को खाली करता हूं मैं। ओके, तो हमने हाइड्राइड की तो बात कर ली, अब हम बात करते हैं एप्टीट्यूड, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में, कि फिनाइल क्यों सबसे लास्ट में जाएगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और ये मेरा ऑर्डर था, ठीक है। तो इसकी बात करनी है। तो सबसे पहले जीओसी में हमने पढ़ा हुआ कि कार्बोकेटाइन को कौन ज़्यादा स्टेबलाइज करता है, जो रेजोनेंस होता है वो ज़्यादा स्टेबलाइज करता है, मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर में, और जो हाइपर कंजुगेशन होता है वो थोड़ा कम करता है। उसके बाद आता है इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक। तो ये रही कंसेप्ट जो होता है, इसी का मैंने ये पार्ट उठाया। एरोमेटिक और इक्विवेलेंट रेजोनेंस नहीं उठाया क्योंकि ये हमारे पार्ट में भी नहीं है। तो ये पूरा कंसेप्ट होता है जीओसी में। उसी से ये ऑर्डर आ रहा है कि जो 3 डिग्री होता है वो इसलिए मतलब अगर 1 डिग्री यहाँ पे मान लो कोई कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ कोई 2 डिग्री कार्बन है, ठीक, 2 डिग्री कार्बन है, तो जो पॉजिटिव आएगा ना वो इसके मूव करने पे ज़्यादा ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके पास 6 अल्फा एच मिल जाएंगे। 6 अल्फा एच मतलब कि वो ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, किससे, एच से, हाइपर कंजुगेशन से। ऐसा ही फिनाइल के केस में होता है कि फिनाइल क्यों नहीं जाता है पहले, क्योंकि फिनाइल जो है ना वो रेजोनेंस स्टेबलाइज कर देता है। और ऐसे ही एरही वाला ऑर्डर ही चलेगा कि जो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा वो तो रहेगा, जो सबसे कम स्टेबलाइज करेगा वो
सबसे आगे। अगर रे का कॉन्सेप्ट तुम्हें नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो अब मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं यहाँ पे, अब वो हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं हम लोग कि किसको, मतलब अब इन 3 ग्रुप में, 3 ग्रुप है हमारे पास, अब 1 to शिफ्ट कराना तो किसका कराएंगे। देखो मेरे पास ऑर्डर क्या था, एच 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और फिनाइल। वैसे याद तो मत करो, लेकिन हाँ एक बार दिमाग में रखे रहो तो जल्दी सवाल हो जाएंगे। बस हमें स्टेबिलिटी देखना कि कौन ज़्यादा स्टेबिलिटी देगा। तो सबसे कम स्टेबिलिटी जो प्रोवाइड करेगा वो एच होगा, तो इसीलिए मैं एच को क्या करा दूंगा, शिफ्ट करा दूंगा। तो एच इधर आ गया और पॉजिटिव यहाँ चला गया और बन गया मेरा एम ई, ठीक है। अब देखते हैं इस कार्बन से किसके ऊपर हम 1 2 शिफ्ट कराते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर हम इसको हटाएंगे तो अल्फा एच 3 हट जाएगा, इसको हटाएंगे तो 3 अल्फा एच हटेगा, लेकिन इसको हटाएंगे इस वाले को तो 2, इसको हटाएंगे तो 3 अल्फा एच, इसको हटाया 3 अल्फा एच, ठीक है। और इसको हटाया तो शायद एक अल्फा एच हटेगा। तो सबसे कम स्टेबलाइज कौन कर रहा है इंडक्टिव के अलावा, तो ये वाला ग्रुप है। तो इसका मैग्नेटरी करा देंगे, माइग्रेशन, जो कि अभी ने बहुत ब्रीफली डिस्कस किया है। और इसको एक बार बार इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको एकदम से समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ एम ए और यहाँ एम ए। फिर अब तीसरे क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे किसको मुझे माइग्रेट कराना है। तो देखो अब इसमें से सबसे कम स्टेबलाइज कौन कर रहा है, तो देखो फिनाइल जो होगा वो तो एच आर से रेजोनेंस से स्टेबलाइज कर देगा, जो एम ई होगा वो इंडक्टिव और आर से मतलब एच से स्टेबलाइज करेगा हाइपर कंजुगेशन से, और यही सिमिलर हालत है। और ये हमें पता है ऑर्डर कि रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबलाइज करता है, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसीलिए क्या ऑर्डर होगा कि एम ही हटेंगे, कोई एक एम इन दोनों में से शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि सबसे कम स्टेबलाइज कर रहे हैं कार्बोकटायन को। तो बस सिंपल सी बातें हैं, और मुझे लग रहा है कि अब ये कंसेप्ट तुम लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ गया है कि हम स्टेबिलिटी ऑर्डर ही देख रहे हैं बस, ठीक। अब ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और ये मैं तुमको शायद होमवर्क में देना चाहूँगा, और तुमको बताता हूँ थीम क्या है इस क्वेश्चन की, ठीक। थीम बता देता हूँ कि जहाँ पे कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबलाइज रहेगा, देखना कहाँ पे ज़्यादा स्टेबलाइज है, स्टेबिलिटी देखनी है कार्बोकटायन की कि किसको हटा करके कहाँ लगाएंगे, तब स्टेबिलिटी कहाँ पे ज़्यादा आएगी, वहीं पे मेरा क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है। तो यही थीम है इस क्वेश्चन का, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और ये सब कंसेप्ट जो है जेई एडवांस में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसे प्यारे प्यारे प्रॉब्लम्स, हार्ड नहीं है, बस कंसेप्ट आना चाहिए तुमको। अगर तुम रट के जाओगे, ये नहीं पता रहेगा कि कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी देखते हैं हम, और वो ऑर्डर रट के चले गए और स्टेबिलिटी ऑर्डर नहीं देखने आता कि कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते थे हम रीअरेंजमेंट में, तो तुम फंस जाओगे। अगर लेकिन यहाँ तुमने बेसिक सा कंसेप्ट लगाया कि कार्बोकटायन स्टेबलाइज जहाँ ज़्यादा होगा वहीं पे मेरा रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो यही तुम्हारा थीम रहेगा इस क्वेश्चन का, और इसको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करना, ठीक है। तो अब शायद जो हमने क्वेश्चन शुरुआत में लेके चले थे कि 2 टाइप के मतलब रिएक्शन कितने टाइप के हो सकते हैं, अब हमें आंसर मिला हुआ है। पहला हमारा क्या था, एलिमिनेशन हमने पढ़ लिया था, ठीक। और एक हमने क्या पढ़ा था, जो एडिशन रिएक्शन पढ़ा था, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आकर के ऐड हो जा रहा था। तो एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन ये पढ़ी थी। अब दूसरा क्वेश्चन जो हमने उठाया था शुरुआत में वीडियो के, कि कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट कैसे हो, क्यों होता है। सबसे पहले तो अनस्टेबल से स्टेबल बनने के लिए, ये तुम खुद भी अब जवाब दे सकते हो मेरे छोटे से लेक्चर में ही। कैसे होता है तो पूरा मैकेनिज्म देखा हमने, ठीक है, पूरा मैकेनिज्म देखा हमने, पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू। और कितने टाइप्स के होते हैं ये अभी देखना बाकी है, क्योंकि अभी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल आने वाला है। और इरिवर्सिबल को मैंने इसलिए नहीं रखा थोड़ा सा, क्योंकि ये एक पिनिकॉल होता है रिएक्शन, ये पूरा पूरा डिफरेंट, मतलब एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है पिनिकॉल, लेकिन शायद इस सिलेबस में है, लेकिन इसको मैं ज़रूर से ज़रूर पढ़ाऊंगा, क्योंकि इरिवर्सिबल रीअरेंजमेंट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है, ठीक है। और जेई एडवांस में ही पूछा जाएगा मैक्सिमम टाइम पेनिकॉल, ठीक है। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तुम रिएक्शन मैकेनिज्म की पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे जा करके पा सकते हो। फिर तुम चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और
एक के बाद एक वीडियोस में डालते जा रहा हूँ। मेरी सारी वीडियोस तुम एक्सेस कर सकते हो। थैंक यू, दिस इज सूर्या शुक्ला साइनिंग ऑफ।